हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सीआरपीसी का सामान्य परिचय पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं, आप मेरे YouTube पर जाकर देख सकते हो। अब हम सीआरपीसी समझेंगे बिल्कुल वन से लेकर बिल्कुल लास्ट की शुरुआत से लेकर बिल्कुल वहाँ से समझेंगे और आखिरी तक चलेंगे। तो पूरी सीआरपीसी हम पूरे बोर्ड पे कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बस समझना है और उसको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड पर क्या लिखा है। तो हम बोर्ड पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ध्यान से देख लो आप, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो सीआरपीसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब ये पारित कब हुई? हमारी जो सीआरपीसी है वो पारित कब हुई? वो 25 जनवरी 1974 को पारित हुई। पारित का मतलब क्या होता है? पारित का मतलब होता है बनना। तो हमारी जो सीआरपीसी है वो बनकर कब तैयार हुई थी? वो 25 जनवरी 1974 को बनकर तैयार हुई थी। मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी ने 25 जनवरी 1974 को सिग्नेचर करे थे। और जो परिवर्तन हुई थी 1 अप्रैल 1974 को हुई थी। मैंने आपको पहले बताया था सामान्य परिचय में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है दंड प्रक्रिया संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। अब आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं है, हम एक एक चीज़ समझेंगे। तो दंड का मतलब होता है सजा, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर, संबंधित विधि, विधि का मतलब होता है कानून, समेकन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और संशोधन करना मतलब समय समय पर और करने के लिए अधिनियम। अध्याय 1 में कितनी धाराएं? 1 से 5 तक की धारा बताई गई है। जो चैप्टर 1 है उसमें 1 से 5 तक की धारा के बारे में बताया गया। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट करना। तो धारा 1 देखते हैं। धारा 1 में क्या लिखा है? धारा 1 में लिखा है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का जो संचित नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया, इस अधिनियम का जो संचित नाम है, नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। तो हमारी जो सीआरपीसी है उसका नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। एक क्लोज आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्लोज देखते हैं। इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है सीआरपीसी वो कहाँ पर है? पूरे भारत पर, मतलब संपूर्ण भारत पर हमारी सीआरपीसी लागू है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, जो सीआरपीसी हमारी है वो पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती थी। वहाँ पर क्यों नहीं होती थी? वो अलग स्टेट था। पर लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, तो 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ पर भी लागू होती है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखते हैं परंतु। एक परंतु जोड़ा गया है धारा 1 के सीधे नीचे। बैरेट आप खोल के देखो तो वहाँ पर आप एक परंतु मिलेगा आपको लिखा हुआ। वहाँ पर लिख रहा है इस संहिता के अध्याय 8, ध्यान से समझना, 8, 10 और 11, 8, 10, 11 से संबंधित मतलब जुड़े हुए उपबंधों से भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग, उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। पहले ही क्लियर कर दिया। 8, 10, 11 जो तो 3 चैप्टर हैं ये नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्रों को लागू होंगे, किंतु ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों से अलग कहीं पर लागू नहीं होंगे। पर लेकिन 34 चैप्टर, क्योंकि हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 37 चैप्टर हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास में जो अध्याय हैं वो 37 है टोटल। तो 37 में से 3 चैप्टर घटा दो आप, तो 3 चैप्टर 8, 10, 11, तो 3 चैप्टर घटाते कितने चैप्टर बचे? 34 चैप्टर बचे। 34 चैप्टर नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु 8, 10, 11 नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्रों को लागू होंगे। पर ऐसा नहीं है कि 34 चैप्टर नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं हो सकते हैं। कैसे होंगे वो भी देखेंगे। किंतु देखो अब देखते हैं, किंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुशांसिक या प्रमाणिक उपांतर सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, नागालैंड राज्य पर जनजातीय क्षेत्रों पर टोटल कितने चैप्टर लागू है? 8, 10, 11, 3 चैप्टर लागू हैं। और चैप्टर कितने हमारे? 37 चैप्टर है। 37 चैप्टर में तो 3 चैप्टर ही लागू होंगे नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्र को, 34 चैप्टर लागू नहीं होंगे। पर 34 चैप्टर भी लागू हो सकते हैं। राज्य सरकार एक स्टेट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और नोटिफिकेशन जारी करके उसके अंतर्गत ये बताएगी कि 34 चैप्टर में 2 चैप्टर लागू होंगे, 3 चैप्टर लागू होंगे, या पूरे 34 चैप्टर नागालैंड राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों को लागू होंगे। तो नोटिफिकेशन जारी करके स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, ये प्री में क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है या यहाँ केंद्र सरकार लागू करती है। केंद्र सरकार नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही लागू करती है विद 3 चैप्टर के अलावा 34 चैप्टर नागालैंड राज्य को जनजातीय क्षेत्रों को। अब आगे देखेंगे आगे क्या पढ़ाना है आपको। सीआरपीसी की जो धारा 1 है उसके नीचे एक स्पष्टीकरण लिखा है, उस स्पष्टीकरण को हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। स्पष्टीकरण में क्या लिखा है? इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, 21वें दिन के ठीक पहले, तो मतलब पहले का मतलब होता है 20 जनवरी की संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा
20 में, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में अगर आप संविधान का छठी अनुसूची खोलोगे, उसका पैरा 20 खोलोगे, तो आपको वहाँ पर असम के जनजातीय क्षेत्रों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्र हैं, वे मिल जाएंगे। वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे। और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्रों से भिन्न है। शिलोंग नगर पालिका जो स्थानीय सीमाएं हैं उसकी उन क्षेत्रों से भिन्न है, मतलब अलग है, इसके अंतर्गत वो नहीं आते। और यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवर्तन हुई। मैंने आपको बताया जो सीआरपीसी है वो प्रवर्तन कब हुई, 1 अप्रैल 1974 को, और पारित कब हुई, 25 जनवरी 1974 को। देखो सीआरपीसी में हम 2 में जो परिभाषा लिखी है उसको अच्छे से हम समझेंगे। इसमें लिखा है 2 में परिभाषा है, तो इसमें क्या मतलब है, इस संहिता में मतलब सीआरपीसी में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब समझता आगे क्या लिख रहा है। तो 2A में क्या लिख रहा है, जमानती अपराध। तो जमानती अपराध क्या है, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया है या तत्संपर्वत किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। मतलब इसमें अजमानती अपराध नहीं आता। जमानती अपराध कौन सा होता है, जमानती अपराध होता है जिसमें आपको जमानत अधिकार स्वरूप मिल जाती है। और अजमानती अपराध कौन सा होता है, जिसमें न्यायालय की विषय वस्तु बनकर रह जाती है कि आपको जमानत दे या ना दे, वो अजमानती का मामला है। पर जमानती जो मामला होता है उसमें आपको जमानत अधिकार स्वरूप मिल जाती है। ये जमानती मामले की परिभाषा 2A में दी गई है। 2B में देखते हैं आरोप। यहाँ पर लिख रहा है 2B में लिख रहा है आरोप। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है। मान लो एक आदमी ने 10 अपराध कर दिए, तो 10 अपराध का मतलब 10 क्राइम करे, तो 10 क्राइम की क्या एक सजा मिलेगी, 2 नहीं, एक ही सजा मिलेगी। तो एक से अधिक शीर्ष वाले अपराध उसे 2B में कन्वर्ट करा गया है। 2C में देखते हैं, उसमें लिखा है संज्ञा अपराध। संज्ञा अपराध कौन से होते हैं, संज्ञा अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञा मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्संपर्वत किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो संज्ञा अपराध कौन सा होता है, संज्ञा अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मान लो संज्ञा अपराध में किसी व्यक्ति ने आपके सामने, एक पुलिस अधिकारी है, एक पुलिस अधिकारी के सामने एक आदमी खड़ा है, उसने कोई क्राइम कर दिया और वो संज्ञा अपराध का मामला है, तो संज्ञा अपराध में पुलिस अधिकारी तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेगा। संज्ञा अपराध होता है। जमानती अपराध कौन सा होता है, जमानती अपराध होता है जिसमें आपको जमानत अधिकार स्वरूप मिल जाती है। और संज्ञा अपराध कौन सा होता है, संज्ञा अपराध वो होता है जिसमें आपको तुरंत गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। किसको, पुलिस अधिकारी को, वारंट के बिना तुरंत गिरफ्तार कर लेगा संज्ञा अपराध में। तो 2C में संज्ञा अपराध की परिभाषा दी गई। एक बार फिर समझ लेते हैं। संज्ञा अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञा मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी, आगे बात, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के, मैंने आपको बताया था कितनी अनुसूची है सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, उसमें 2 अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची में यह दर्शाया गया है, प्रथम अनुसूची के या तत्संपर्वत किसी अन्य विधि के, अलग से अन्य कोई विधि है उसमें बताया गया हो, अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना, कह दिया ना कि इसमें मजिस्ट्रेट का वारंट नहीं चाहिए, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञा अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है 2D में क्या है, 2D में परिवाद है। परिवाद का मतलब होता है कंप्लेन करना। तो जो परिवाद है, परिवाद किससे किया जाता है, परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट से किया जाता है, मौखिक हो या लिखित हो। मौखिक का मतलब होता है बोलकर, लिखित होता है लिखकर, लिखित रूप में करो या मौखिक रूप में। यात या अज्ञात, यात मतलब आपको किसी अपराध की जानकारी है, अज्ञात मतलब आपको अपराध की जानकारी नहीं, फिर भी आप जाके मजिस्ट्रेट से परिवाद करते हो। तो परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट से होता है। मान लो 5 लोग परिवाद करने गए और तो उसे क्या बोलेंगे, उसे संयुक्त परिवाद बोलेंगे, पर लेकिन मजिस्ट्रेट उन 5 लोगों में से एक को परिवादी मान लेगा और फिर अपनी कार्रवाई, आगे की कार्रवाई करेगा वो मजिस्ट्रेट। तो अभी परिवाद को देखता है। 2D में परिवाद की परिभाषा दी गई है। परिवाद से इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक, मैंने आपको बताया परिवाद हमेशा मौखिक होगा या लिखित रूप में होगा, या उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है। मतलब अभिकथन प्रेत मतलब जो आपने उसमें लिख कर दिए, अभिकथन अभिप्रेत है। किसी व्यक्ति ने, चाहे वह यात हो या अज्ञात हो, आपने चाहे वह यात हो या अज्ञात हो,
अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। हमेशा याद रखना परिवाद के अंदर क्या आता है, परिवाद 2D में परिभाषा दी गई है। परिवाद के अंदर मौखिक आता है, लिखित आता है, अभिकथन अभिप्रेत आता है, पर लेकिन इसके अंतर्गत ज्ञात आता है, अज्ञात आता है, पर लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, 2D में परिवाद की परिभाषा दी गई है। अब शुरू से हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो 2A में क्या लिख रहा है, जमानती अपराध। 2B में क्या लिख रहा है, आरोप। 2C में क्या लिख रहा है, संज्ञा अपराध। 2D में क्या लिख रहा है, परिवाद। अब 2A में जो जमानती अपराध है, जमानती अपराध का मतलब होता है कि जमानत आपको अधिकार स्वरूप मिल जाती है। अजमानती अपराध में क्या है, न्यायालय की विषय वस्तु बनकर रह जाती है, आपको जमानत दे या न दे। 2B में आरोप लिख रहा है, आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष वाले आरोप, उसमें परिभाषा दी गई कि जब एक से अधिक आरोप होंगे तो वो शीर्ष वाला आरोप कहलाया जाएगा। 2C में क्या लिख रहा है, संज्ञा अपराध। संज्ञा अपराध का मामला ऐसा मामला विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लेगा। 2D में परिभाषा दी गई है परिवाद की। परिवाद का मतलब होता है कंप्लेंट करना। जब आप किसी मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट करते हो, मान लो आप गए पुलिस थाने, आप कोई शिकायत करने गए, पुलिस वाला गया चल भाग यहाँ से, भगा दिया तुझे। फिर आप गए SSP के पास, उनने भी भगा दिया तुम्हें। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है मजिस्ट्रेट से परिवाद करने का, उसे बोलते हैं कंप्लेंट। तो वहाँ पर आप मौखिक भी दे सकते हो, लिख कर भी दे सकते हो। मौखिक इसलिए अनपढ़ हो जी, लिखना नहीं आता, तो आप एक काम करो, लिख कर दे दो या बोल कर दे दो। तो मौखिक लिखित रूप में कैसे भी दे दो, आपकी मर्जी है। अभिकथन करके दिया जाएगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, ज्ञात या अज्ञात आपको अपराध की जानकारी है या नहीं है, तब भी आप दे सकते हो। अगर 5 या 10 लोग इकट्ठा होकर परिवाद करते हैं मजिस्ट्रेट से, उसे संयुक्त परिवाद कहते हैं। पर उनमें से एक को ही माना जाएगा, जो मजिस्ट्रेट एक को चुन लेगा, उसकी बात सुन लेगा, उसे बोलते हैं परिवादी। तो ठीक है, आपकी बात क्लियर कर दी मैंने। CRPC की जो 2 है उसमें परिभाषा दी गई है, धारा 2 मतलब CRPC के 2 क्लोज में परिभाषाएं हैं, उसमें कुछ परिभाषाएं चल रही हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखते हैं हम पूरा कैसे उसको अच्छे से समझना है। तो 2E में परिभाषा दी गई है उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत। तो उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की परिभाषा कैसे दी गई है। नंबर 1, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, मतलब इन्होंने ये कहा है कि किसी राज्य के मतलब स्टेट के संबंध में कोई हाई कोर्ट, पहली बात तो ये कह दी। दूसरी बात देखते हैं, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया वह उच्च न्यायालय। जो कोई संघ राज्य क्षेत्र है और कोई स्टेट मतलब साइड का स्टेट है, उसकी अधिकारिता का विस्तार उस संघ राज्य क्षेत्र पर किया गया है, उसका विस्तार के बारे में बता दिया गया। तीसरा क्लॉज ये कह रहा है, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, पहली बात क्लियर कर दी, भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, भारत के जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उससे अलग हटके उस संघराज्य क्षेत्र के लिए, जो संघराज्य क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, यूटी संघराज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर होगी बात, सबसे बड़ा न्यायालय, उसकी बात कर दी इन्होंने। फिर अब ये देखते हैं 2F में क्या परिभाषा दी है। 2F में भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है। इस संहिता मतलब CRPC का, तो CRPC का विस्तार कहाँ पर है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पर। तो ये बात कह दी इसमें 2F में। 2G में देखते हैं हम जांच। जांच का अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में सुना होगा, जांच हमेशा पुलिस करती है। नहीं, जांच हमेशा पुलिस नहीं करती, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। विचारण से हटके जांच हमेशा न्यायालय करेगा या मजिस्ट्रेट करेगा, पुलिस कभी जांच नहीं करती। इस बात को आज मेरी ध्यान से समझना कि जांच कभी पुलिस नहीं करती। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ही कह देते हैं, लोग भी जैसे समाज में कोई क्राइम हो गया, पुलिस आई है, अरे पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच नहीं करती, हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच करता है, ये ध्यान रखना आप मेरी बात। तो 2G में परिभाषा दी गई, जांच से अभिप्रेत है, मतलब अभिप्रेत मतलब निकालना, विचारण से भिन्न, क्लियर कर दिया, इसमें विचारण नहीं आएगा, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन, इस संहिता के मतलब CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा की जाए। तो जो जांच है वो कौन करेगा, एक तो मजिस्ट्रेट करेगा। आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक तो मजिस्ट्रेट जांच करता है, दूसरा कौन करता है, न्यायालय जांच करता है। तो जांच जो होगी, जांच कौन करेगा, एक तो न्यायालय करेगा और दूसरा कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। पुलिस कभी जांच नहीं करती, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, जांच कभी पुलिस नहीं करती, अच्छी सी बात है। अब दूसरी बात देखते हैं, अन्वेषण। अन्वेषण की परिभाषा 2H में दी गई है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाई हैं जो इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन मतलब CRPC के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, एक तो पुलिस अधिकारी द्वारा, दूसरा मजिस्ट्रेट से भिन्न, इसमें मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए।
तो जो अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है, एक बात। दूसरी बात, ये मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्राधिकृत पुलिस अधिकारी का रखा अपॉइंटमेंट। फिर इसमें एक सेकंड बात ये कहेगी कि मजिस्ट्रेट मतलब इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हमेशा अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करती है। और अन्वेषण के अंतर्गत क्या चीज़ होती है? साक्ष्य एकत्र किया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा। मतलब मान लो कहीं क्राइम हुआ, ठीक है, तो पुलिस वहाँ जाके क्या करती है? अन्वेषण करती है। अन्वेषण करने के अंतर्गत वहाँ जो एविडेंस मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, उनको इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके किसके पास भेजेगी? मजिस्ट्रेट के पास में। तो पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है अन्वेषण करना, और अन्वेषण के अंतर्गत क्या आता है? साक्ष्य एकत्र करना। तो आप ये याद रखना कि हमेशा प्री में एक क्वेश्चन आता है कि साक्ष्य एकत्र जो करने की परिभाषा, एक साक्ष्य इकट्ठा कौन करती है? हमेशा पुलिस अधिकारी करता है, मजिस्ट्रेट कभी साक्ष्य एकत्र नहीं करता। दूसरी बात, अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता, मजिस्ट्रेट नहीं करता। मैंने आपको क्लियर अभी बताया था कि जांच हमेशा कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। और अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है। पर लेकिन किस लिए करता है? सबूत इकट्ठा करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। या तो मजिस्ट्रेट द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ कोई आदमी, या साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है। ये बात ध्यान रखना हमें। फिर इसके अंतर्गत आता है 2I। 2I में क्या है? न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत। न्यायिक कार्रवाई जो कोर्ट में चलती है, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य वैध रूप से, सही तरीके से शपथ पर लिया जाए। शपथ मतलब ओथ पर, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। एक आपने बात सुनी है, पिक्चरों के डायलॉग है, कोर्ट में ऐसा नहीं चलता। साक्ष्य पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो हमेशा जो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत क्या आता है? न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत हमेशा क्या आता है? इसके अंतर्गत साक्ष्य आता है, और वैध रूप से कहीं पर लिया जा सकता है, ये शपथ पर लिया जाता है, ओथ पे लिया जाता है, एक ओथ पे। तो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। आप ये ध्यान मेरी बात रखना हमेशा, ठीक है? यहाँ तक हो गया आपका। सीआरपीसी में हम पढ़ रहे हैं परिभाषाएं। तो 2 में परिभाषा दी गई है, कुछ परिभाषाएं हमारी चल रही हैं, वो कंप्लीट नहीं हुई, हम उसे धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। तो 2J में परिभाषा दी गई है, वो देखते हैं किस चीज़ की परिभाषा है। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे क्षेत्र में संपूर्ण राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। अब समझते हैं इसको अच्छे से। राज्य सरकार क्या कर सकती है? एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, किसी न्यायालय है या मजिस्ट्रेट के संबंध में कोई स्थानीय क्षेत्र है जो उसका, वह स्थानीय क्षेत्र में अभिप्रेत जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी शक्ति या किन्हीं शक्ति या शक्तियों का प्रयोग करता है, या तो वह अपने पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर कर सकता है या कुछ क्षेत्र के भाग पर कर सकता है। तो वो कैसे करेगा? वो एक स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके जब बताएगी कि न्यायालय की पावर कितने क्षेत्र पर जाएगी, कितने एरिया में अपनी अधिकारिता का पावर का प्रयोग करेगा, कितने में नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा कई बार हम सोचते हैं कि न्यायालय की इस क्षेत्र की अधिकारिता घटाना बढ़ाना ये कौन तय करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट की न्यायालय की जो क्षेत्रीय अधिकारिता होगी वो कितनी होगी। न्यायालय की जो क्षेत्रीय अधिकारिता होगी किसी न्यायालय की या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट, या तो न्यायालय आएगा या मजिस्ट्रेट आएगा, इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन अपनी सभी या किन्हीं मतलब सारी शक्तियों का, मजिस्ट्रेट या न्यायालय सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा जारी करके बताए। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं। इसमें लिखा है 2K में परिभाषा दी गई है महानगर की। महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। तो महानगर क्षेत्र कौन से होंगे? जो हमें धारा 8 के अंतर्गत पता चलेगा कि महानगर क्षेत्र कौन से है। अभी धारा 8 तो आई नहीं, अभी तो परिभाषा चल रही है, और परिभाषा मैंने आपको कौन सी बताई है? अभी 2K की परिभाषा बताई है। तो 2K में जो परिभाषा दी गई है वो महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। महानगर क्षेत्र में जो परिभाषा है वो धारा 8 के अंतर्गत है। तो धारा 8 में ये बता दिया कि महानगर क्षेत्र कौन से होंगे। तो महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए, घोषित समझे जाएंगे। क्लियर हो गया आपका डाउट? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहां पर दी गई, तो धारा 8 लगा देना आप। तो 2L में देखते हैं हम, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए
और ऐसा असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता। दोबारा देखते हैं, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना, कितनी अच्छी बात लिखी है, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता। मतलब क्या है कि इसमें ये बात कही गई, जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 2A में और 2C में, कि 2A में जमानती अपराध होता है जिसमें आपको जमानत अधिकार स्वरूप मिल जाती है, और 2C में मैंने आपको बताया था संज्ञेय अपराध की परिभाषा। तो संज्ञेय अपराध कौन सा होता है? संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है किसी व्यक्ति की, पर लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। वारंट कौन जारी करता है? मजिस्ट्रेट करता है। तो पुलिस अधिकारी के सामने अगर कभी खुदा न खास्ता असंज्ञेय अपराध हो गया तो पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध में बिल्कुल भी गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उसके पास वारंट नहीं होता। तो असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है किसके पास? पुलिस अधिकारी के पास। और गिरफ्तारी करने का अधिकार है वो किस में? असंज्ञेय अपराध में, और असंज्ञेय अपराध में बिल्कुल नहीं है। ये आपका क्लियर डाउट हो गया यहाँ तक। फिर आपका आता है यहाँ पर 2M में क्या परिभाषा दी गई? इसमें दी गई है अधिसूचना। अधिसूचना से राजपत्र में मतलब गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने कोई नोटिफिकेशन जारी करा है तो एक गजट में आता है वो, तो उसे जब वो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसे बोलते हैं राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत। तो ये राजपत्र में जो सूचना अभिप्रेत होती है उसको गजट बोलते हैं। तो कोई भी जब केंद्र सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और कोई नोटिफिकेशन जारी करती है उसे बोलते हैं अधिसूचना। तो आपका क्लियर हो गया। तो 2AM तक मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अभी 2 की जो परिभाषा है वो चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं CRPC पढ़ रहे हैं हम, CRPC में धीरे धीरे हम परिभाषा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2 जो B है, 2A है, 2C है, 2D है, ऐसी हम परिभाषाएं करते चल रहे हैं। तो हम 2 में जो परिभाषाएं देख रहे हैं वो 2X तक जाएगी। अभी 2A से शुरू हुई थी, 2X तक जाएगी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप शांति बनाए रखें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसका रिवीजन करते रहें और नोट्स बना लें अपने अच्छे से। ये आपके प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और पूरा बैरेट जो है मैं पूरा बोर्ड पे समझा रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पूरा ध्यान से समझिए। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 2N में परिभाषा किसकी दी गई है? 2N में अपराध की परिभाषा दी गई। अपराध का मतलब होता है ऑफेंस इंग्लिश में। अपराध से कोई ऐसा कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क। और लोप का मतलब होता है लापरवाही। कार्य लोप अभिप्रेत है जो तत्संपर्वत किसी विधि द्वारा, एक तो बात यह आ गई किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया। दंडनीय मतलब अपराधी बना दिया गया। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की क्या आएगी? धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है या किया जा सकता है। तो आप मेरी बात समझिए, अपराध के अंतर्गत क्या आता है? अपराध के अंतर्गत कार्य आता है, लोप आता है। अब कार्य का मतलब कोई भी वर्क, मान लो एक आदमी है, एक ने किसी आदमी को मारने की साजिश करी, मारने की सोच रहा है वो, या उसे मारना चाह रहा है, तो उसने क्या करा? अपराध करा है। तो वो कैसे किया है? एक कार्य द्वारा। कार्य का मतलब कोई हथियार ले लिया, बंदूक, चाकू, कुछ भी ले लिया उसने, एक कार्य के द्वारा ही तो कर रहा है। लोप का मतलब एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसे ट्रैफिक पुलिस पे 4 साइड दी गई है कि कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई पीछे जाएगा, तो उसको बताना है, काम है उसका ड्यूटी करने का वहाँ पर बताना, क्योंकि चारों तरफ से जब वाहन आएंगे वो टकरा जाएंगे। अब जब वाहन टकरा जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, लापरवाही का मतलब और कार्य का मतलब। कार्य तो हो गया वर्क करना, मतलब किसी काम के बारे में मतलब कोई काम सोच रहा हूँ कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, तो एक अपराध है, वो भी कार्य है। लोप का मतलब होता है लापरवाही। वो आदमी को वहाँ ड्यूटी पे तैनात किया था कि जब कोई भी ट्रैफिक इधर उधर से निकलेगा आपको निर्देश द्वारा उनको रोकना है, दिशा दिखानी है उनको, ताकि वो अपने वाहन को सही तरीके से चला सके। अब तुम क्या करें? वहाँ से हटके ड्यूटी से बैठ के जाके एक तरफ, और बहुत से पुलिस वाले भी करते हैं ऐसा, बहुत जगह आपने देखा होगा, इंटरनेट पे वीडियो वायरल है। तो क्या करते हैं? बीड़ी पीने लग जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं। वो गलत है, वो एक लापरवाही है। जब आपको जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया है सरकार ने और आप ड्यूटी नहीं कर रहे वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हो? लापरवाही। मान लो मम्मी ने कहा बेटे तुम बाहर का दरवाजा बंद करके जाना जब स्कूल जाओगे, और उसका काम क्या था? दरवाजा बंद करने का था, वो नहीं किया, उसने क्या करी? लापरवाही करी। फिर कल को कोई घुस जाए घर में तो एक लापरवाही तो करी। मम्मी का क्या था? ऑर्डर ही तो था। समझने वाली बात है। ऐसे ये काम है। तो अपराध के अंतर्गत क्या आता है? कार्य आता है, लोप आता है। दो चीज आ गई, किसी विधि द्वारा, किसी विधि के द्वारा कोई अलग से कानून है उसके द्वारा भी इसे अपराधी बना दिया है, ये भी अपराध है।
दंडनीय बना दिया गया। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन क्या किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है। तो ये मान लो कोई जानवर है, किसी को जानवर को आप पीटते हो, ठीक है, कोई जानवर अगर आपको काट लेता है तो आईपीसी की 289 लग जाएगी आप पे। पर आप ध्यान से सुनो, यहाँ लिख रहा है पशु अत्याचार अधिनियम 1871। अगर आप किसी पशु को मारते हो, उसे पड़तातना देते हो, उसे इतना बलपूर्वक उसका प्रयोग करते हो उसके ऊपर, तो आप इसमें जाओगे। ये एक्ट है पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। यहाँ तक आपके लिए बात होगी आपकी। तो अपराध के अंतर्गत क्या आता है, अपराध के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य, ऐसा लोप अभिप्रेत जो तत्संप्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्री में क्वेश्चन बताता हूँ जो आते हैं। अपराध का पूछेगा आपको कहाँ पर है, 2N में। फिर आपसे पूछेगा इसके अंतर्गत क्या आएगा, कार्य आएगा 1 नंबर। फिर दूसरा क्या आएगा, लोप 20 के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बारे में पूछेगा इसके अंतर्गत और क्या आएगा, तीसरा किसी विधि द्वारा। फिर इसके बारे में आपके इसके अलावा इसमें आता है आपका पशु अत्याचार अधिनियम, चौथा क्लोज ये हो गया आपका। फिर इसके बारे में इसके बाद पूछेगा आपसे, ये भी इसके अंतर्गत आता है, तो परिवाद ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये अपराध की परिभाषा बताई है मैंने। अब देखते हैं 2O में परिभाषा दी गई पुलिस की। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। भार साधक अधिकारी कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भार साधक अधिकारी होता है SHO, स्टेशन ऑफिसर। तो भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, मतलब भार साधक अधिकारी कौन होता है, जो SHO होता है। भार साधक अधिकारी थाने से, मतलब कोई थाना है, वहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है, आया नहीं आया, उसका मन है, किसी वजह से नहीं आ पाया, अनुपस्थित है। दूसरा बीमारी, मान लो उसके कोविड हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, नजला हो गया, कोई बीमारी भी हो सकती है, जब भी नहीं आया। फिर आगे देखते हैं अन्य कारण, मान लो बीवी से लड़ाई होगी, डिप्रेशन में चला गया, अंदर बैठा है, जब भी नहीं आ पाया। तो ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात समझने वाली है। तो मैंने आपको लॉजिक तो बता रहा हूँ, लॉजिक से मतलब प्यार से समझा रहा हूँ कि अनुपस्थिति का मतलब आया नहीं, बीमारी या अन्य कारण, तीनों कारण हो सकते हैं इसमें। अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में, अपने कर्तव्य जो उसे काम दे रखे हैं ऑन ड्यूटी के दौरान, कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। अरे जब आया नहीं तो असमर्थ ही रहेगा ना। तो फिर क्या होगा, तब थाने में उपस्थित मतलब जो वहाँ पर थाने में है उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी कौन सा, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति मतलब रैंक में ठीक नीचे हो और कांस्टेबल रैंक की पंक्ति से ऊपर हो। मतलब SHO कौन होता है, स्टेशन ऑफिसर होता है, उसके कंधे पे 2 स्टार लगे रहते हैं। फिर इसके नीचे कौन आएगा, ASI। और कांस्टेबल इससे थोड़ा सा नीचे चले जाता है। कांस्टेबल को नहीं रखेंगे हम, इसमें किसे रखेंगे, हम इसमें रखेंगे ASI को। SHO तो आया ही नहीं, उसकी तो लड़ाई ही चल रही बात की। जब SHO आया ही नहीं, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा ASI। कांस्टेबल को हम दे ही नहीं सकते पद वो, क्योंकि कांस्टेबल तो एक सिपाही हो गया और उसका काम क्या है, डंडा पकड़ना, और ASI का काम है लिखित काम करना। तो एक रैंक होनी चाहिए ना, पंक्ति में ठीक नीचे, वही बात कह दी ना मैंने कांस्टेबल की। क्लियर हो गया। तो जब ऐसा होगा, फिर जब राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा निर्देश दे। अब आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, पुलिस आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा निर्देश दे, निर्देश का मतलब निर्देश दे, तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। मान लो SHO तो चलेगा बाहर, वो तो आया ही नहीं, उसकी तो बात होगी। अब दूसरी बात समझो तुम मेरी, उसमें आता है क्या, दूसरी बात में ये SHO के बाद ASI को देना था, वो भी नहीं आया, और कांस्टेबल को दे नहीं सकते। फिर किसकी जिम्मेदारी बनेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाओगी बीच में। वह कहेगी मैं एक नोटिफिकेशन जारी कर देती हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक निर्देश देगी, और उससे फिर वो बता देगी कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी आ जाएगा, इसमें कोई भी आ सकता है, पर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। अब मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट ने ये बता दिया सिपाही, कैसे बता दूं, उसने तो साफ कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश देते हुए तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी, कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता कौन होगा। क्लियर हो गया। अब फिर देखते हैं 2P में क्या लिख रहा है। 2P में स्थान का मतलब होता है प्लेस, जहां आप रहते हो। स्थान के अंतर्गत क्या आता है, देखो, गृह का मतलब क्या होता है, घर। भवन का मतलब क्या होता है, जो बड़े महल होते हैं उन्हें भवन कहते हैं, समझ गए आप। फिर इसके बाद आता है तंबू। अरे आपने 2-3 तंबू देखे होंगे, एक तो होते हैं उत्तेजना वाले तंबू, एक तंबू होते हैं आर्मी वाले, उस तंबू की बात कर रहा हूं मैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखियो।
तंबू दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तेजना वाले होते हैं, एक आर्मी वाले। तो तंबू कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आप देख लो, मान लो मेरठ में चले जाओ, आप साकेत चौपले पे एक तंबू लग रहा है, वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन बिकती हैं, ऐसा टेंट सा नहीं बना लेते, वो तंबू होता है। एक आर्मी वाला तंबू होता है, वे भी अपना टेंट लगा लेते हैं, उसे भी तंबू बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, यान। अरे यान कौन से की बात कर रहा है, उड़ने वाले की, जो हवाई जहाज होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद क्या आता है, जलयान, जो पानी में चलते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो स्थान के अंतर्गत क्या आएगा, समझो फिर दोबारा, यहाँ पर स्थान के अंतर्गत आएगा, स्थान के ग्रह आएगा, भवन आएगा, तंबू आएगा, जलयान आएगा और यान आएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये प्री में भी आए हुए हैं, और रट लो इन अच्छा सा, रट्टा लगा दो इन पे बिल्कुल। ये प्री में बिल्कुल बने हुए क्वेश्चन है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, रट लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप हमें कमेंट करें, हम आपको दोबारा समझाएंगे। अब आगे चलेंगे थोड़ी देर में। हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो जो सीआरपीसी है उसमें परिभाषा देखते हैं। तो 2 में कुछ परिभाषा लिखी हुई हैं, तो 2Q देखेंगे हम, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से, प्लीडर कौन होता है, वकील होता है, प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्परवत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, उससे जुड़ा हुआ जो होता है उसके अधीन विधि व्यवसाय, मतलब कानून की जिसको ज्ञान होता है, विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ प्लीडर के बारे में। तो जो यहाँ पर 2Q में परिभाषा दी गई, वो प्लीडर की परिभाषा दी जाएगी, जो न्यायालय में प्लीडर आता है। तो प्लीडर के अंतर्गत प्लीडर कौन होता है, प्लीडर एक एडवोकेट होता है, एक अधिवक्ता होता है, एक बाहर साधक अभिभाषक होता है। तो ये कौन होता है, प्लीडर होता है। देखो अगर आपको अपना केस लड़ना है, मान लो मेरी पैरवी कौन कर रहा है, प्लीडर कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई। पर लेकिन एक बात और बताता हूँ, मान लो तुम्हें खुद जाके अपना केस लड़ना है, सर मैं अपना खुद केस लड़ना चाहता हूँ, और एक मैं हूँ कौन, नॉर्मल आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, बस मुझे कानून का ज्ञान है, ठीक है, कानून का ज्ञान तो होना चाहिए जब आप कोर्ट में जा रहे हो अपना केस लड़ने। तो क्या करोगे, तो न्यायालय आपको क्या करेगा, न्यायालय की अनुज्ञा से, यहाँ पर एक बात लिखी है, न्यायालय की अनुज्ञा का मतलब होता है परमिशन से, अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब ये कहा गया कि अगर आप अपना खुद केस लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, मतलब आपको खुद केस लड़ने के लिए न्यायालय की पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसे बोलते हैं न्यायालय की अनुज्ञा या अनुमति लेना। न्यायालय की आप परमिशन ले लो, खुद केस लड़ लो, पर लेकिन आपको विधि व्यवसाय मतलब कानूनी ज्ञान होना चाहिए। ये विधि व्यवसाय, जब आपको कानूनी ज्ञान होगा तभी तो आप अपना कोर्ट में केस लड़ोगे। और प्लीडर कौन होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। प्लीडर एक एडवोकेट भी होता है, एक अधिवक्ता भी होता है, एक अभिभाषक भी होता है। तो ये प्लीडर की, तो इसमें परिभाषा जो दी गई है 2Q में, किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से, बात यहाँ पकड़ो, प्लीडर से न्यायालय में तत्परवत किसी विधि द्वारा, कानूनी जो कोई अलग से कानून है, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, उससे जुड़ा हुआ विधि व्यवसाय, विधि व्यवसाय मतलब कानूनी जो काम करता है, विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत मतलब अपॉइंटमेंट व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है, मैंने आपको एक बात समझाई, कोई भी अन्य व्यक्ति जो कानूनी ज्ञान रखता है पर न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया अंदर कोर्ट में खुद केस लड़ने के, कोई भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। समझ गया आप, न्यायालय की अनुज्ञा से। मान लो प्लीडर है, तो प्लीडर अपना केस लड़ सकता है, क्योंकि प्लीडर को एडवोकेट भी कहते हैं, अभिभाषक भी कहते हैं, अधिवक्ता भी कहते हैं, ये तो प्लीडर हो गया। अब आपको खुद केस लड़ना है अपना, मान लो तुम्हें अपना खुद केस लड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कानूनी ज्ञान होना चाहिए, विधि व्यवसाय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब आप कानून अंदर कोर्ट में जाओ, जज साहब की परमिशन लो, मतलब कोर्ट के जो न्यायालय के अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, उसकी परमिशन लो, सर मुझे कानूनी ज्ञान है और मैं केस लड़ना चाहता हूँ। अगर न्यायालय अपनी अनुमति दे देता है, न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, मतलब जब न्यायालय की आप परमिशन ले लेते हो आप भी केस लड़ सकते हो अपना, इस बारे में यह बताया गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2R में क्या लिखा है, पुलिस रिपोर्ट से पुलिस द्वारा धारा 173 सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा 2 क्लोज 2 कह रहा है, 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। अब देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, प्यार से समझाता हूँ। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। देखो
जब पुलिस अपना अन्वेषण कार्य पूरा कर लेती है, मतलब सारा इकट्ठा सबूत एक साक्ष्य एकत्र कर लेती है, एविडेंस इकट्ठा कर लेती है, तो पुलिस क्या करती है, धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट बना के अपनी भेज देती है। उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। आगे बात समझ में, दोबारा समझा देता हूँ। मान लो पुलिस ने कोई एविडेंस इकट्ठा करा, कहीं मर्डर हुआ, क्राइम हुआ, कोई भी ऑफेंस हो गया, और पुलिस ने क्या करा, उसकी एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना ली। रिपोर्ट बनाने के बाद सीआरपीसी की 173 उठा ली उसने, तो 173 की धारा 2 के उपधारा 2 के क्लोज में उसको कहाँ भेजी रिपोर्ट को, मजिस्ट्रेट को। वह मजिस्ट्रेट जब मजिस्ट्रेट को भेजी तो ये कह रहा है कि जब पुलिस रिपोर्ट धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई, रिपोर्ट अभिप्रेत है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जब वो अन्वेषण का कार्य पूरा कर लेता है। एक बात 2S पढ़ते हैं। 2S में क्या लिख रहा है, 2S में लिख रहा है पुलिस थाने से कोई भी चौकी, पहली बात आ गई चौकी। दूसरी बात आ गई, चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा, ये साधारणतः या विशेषतः, ये तो सिंपल तरीके से या विशेष तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। देखो मैं बताता हूँ, जो राज्य सरकार है, पुलिस चौकी है, कोई थाना है, उसे स्टेट गवर्नमेंट ये बताती है तुम्हारा चौकी का स्थान इतना ये होगा, चौकी यहाँ पर बनेगी, थाना यहाँ बनेगा। तो ये परमिशन कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट। कई बार एग्जामिनर में प्री में क्वेश्चन डाल देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि पुलिस थाना अपॉइंटमेंट करना या चौकी अपॉइंटमेंट करना क्या ये केंद्र सरकार की पावर भी है, नहीं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात लिखी है। तो इस स्टेट गवर्नमेंट ये बताते हैं साधारणतः, विशेषतः, स्पेशल तरीके से या नॉर्मल तरीके से कि पुलिस थाना या कोई चौकी कहाँ पर बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी, और उसकी अधिकारिता क्या होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बता के छोड़ देती है, उसका काम है। तो समझ गया, अब दोबारा समझा देता हूँ। पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा, आगे ना बात, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा साधारणतः, स्पेशल तरीके, साधारणतः मतलब नॉर्मल तरीके से, और विशेषतः स्पेशल तरीके से, कोई स्पेशल तरीका हो सकता, पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित विशिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है, कोई स्थानीय क्षेत्र भी आ सकता है जो बताए हो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। फिर आपका देखते हैं वित्त से इस संहिता के अधीन, मतलब सीआरपीसी के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा वित्त अभिप्रेत है। जो वित्त के अंतर्गत है, कुछ नियम आते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा आपको पूरी बात। तो यहाँ तक आपके क्लोज कंप्लीट नहीं हुए, अभी थोड़े से रह रहे हैं, आगे देखते हैं। देखो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें सीआरपीसी में 2 में परिभाषा दी गई है जो 2X तक जाएगी, 2A से शुरू हुई थी, जमानती अपराध से। तो अभी हम देखेंगे 2U में क्या लिखा है। 2U में लिखा है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक कौन होता है, लोक अभियोजक एक सरकारी वकील होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। लोक अभियोजक की परिभाषा, मतलब लोक अभियोजक जो है, लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो लोक अभियोजक है, ये जो मेरे बोर्ड पे पीछे लिखा है, लोक अभियोजक धारा 24 के अंतर्गत आता है। लोक अभियोजक जो होता है वो सरकारी वकील होता है, और इसके निर्देशों के अधीन जो कार्य करता है, मतलब इसके साथ में जो कार्य करता है, जिसको ये अपॉइंटमेंट, मतलब कोई काम दे देता है या इसके साथ सहायता करता है, उसको भी इसमें कहा जाता है लोक अभियोजक के अंतर्गत आएगा। तो लोक अभियोजक की जो परिभाषा दी गई है, वो लोक अभियोजक की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 24 में दी गई है। तो लोक अभियोजक कौन होता है, कई बार एग्जाम में पूछ रहे थे आपके कि कौन होता है लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक होता है सरकारी वकील। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लोक अभियोजक कौन से सेक्शन में है, तो आपको बताना है धारा 24 में। दूसरा आपसे पूछेगा, तीसरा आपसे वर्ड पूछेगा लोक अभियोजक के अंतर्गत कौन आता है। लोक अभियोजक के अंतर्गत निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है, जो लोक अभियोजक के साथ काम करता है या वो निर्देश दे रहा है वो जिसको, वो भी लोक अभियोजक के अंतर्गत आता है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात देखते हैं, उपखंड। उपखंड मतलब जो वो होते हैं तहसील। तो उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। जिले मतलब जो जिले हमारे 75 जिले हैं जैसे यूपी में, तो उपखंड के अंतर्गत कौन बैठता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। तो जितने भी एसडीएम हमारे हैं वो सारे कहाँ पर बैठते हैं, उपखंडों में बैठते हैं। उपखंड मतलब तहसीलों में बैठते हैं। तो उपखंड का मतलब होता है तहसील। तो उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। हर जिले में एक उपखंड होता है, मतलब तहसील होती है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी आपकी। दूसरी बात देखते हैं, 2W में कुछ परिभाषाएं दी गई है, वो किसकी है,
समन मामले की। समन कहाँ से कहाँ तक है? समन जो है हमारा 61 से लेके 61 से लेके 69 तक परिभाषा समन की दी गई है। अभी हमें आए नहीं समन की परिभाषा पे, एक खाली डेफिनेशन समझाए समन के बारे में। तो समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है। देखो समन मामला अपराध से तो संबंधित है, ये तो क्लियर हो गया। और जो वारंट मामला नहीं है, देखो समन मामले की जो परिभाषा दी गई है वो जो धारा में दी गई है वो 61 से लेकर 69 तक दी गई है, एक बात। दूसरी बात, समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो वारंट मामला नहीं है पर अपराध से संबंधित है। समन जो है वो अपराध से संबंधित है पर लेकिन वारंट मामला नहीं है। अब समन आप कहोगे समन क्या होता है? समन एक कोर्ट के थ्रू जाता है, 2 प्रतियों में लिखित होता है, न्यायालय पीठासीन अधिकारी की मोहर लगी होती है उस पर, वो आगे हम समझेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समन जो है वो क्या है। तो समन के अंतर्गत क्या है? समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो अपराध से संबंधित है पर लेकिन वारंट मामला नहीं है। तो समन के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? वारंट नहीं आएगा। दूसरी बात, पहला क्लोज, समन में अपराध आता है, वारंट मामला नहीं आता। तो समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है। खोल दिया, समन जो होगा अपराध से संबंधित तो हो जाएगा, और जो वारंट मामला नहीं है, समन में वारंट मामला नहीं आते, समन में अपराध आता है बस। दूसरी बात, 2W में परिभाषा दी गई है पीड़ित। पीड़ित को आहत भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आया कि आहत का मतलब क्या होता है? पीड़ित। तो पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी करते मतलब होता है काम, लोप मतलब लापरवाही, किसी लापरवाही के कारण कारित हानि, हानि मतलब होती है नुकसान, क्षति मतलब इंजरी, कोई क्षति हुई हो, से पीड़ित हुआ व्यक्ति जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, और पद में पीड़ित में उसका संरक्षक, संरक्षक कौन होता है? जो उसकी देखभाल करता है। विधिक वारिस जो उसका वकील है वो भी इसके अंतर्गत आता है। पीड़ित कौन होता है? मान लो पीड़ित के अंतर्गत वो आता है जिसकी पत्नी को लापरवाही के कारण डॉक्टरों ने मार दिया, उसे पीड़ित ही तो हुआ वो। जब उसका इलाज टाइम पर नहीं करा, डॉक्टर ने ध्यान नहीं रखा, वो मर गया या उसकी पत्नी मर गई, तो पीड़ित हो गया ना। मान लो 2 पार्टी हैं, ए ने बी को मार दिया, अब ए ने बी को ही तो मारा और एक तो खुशी में है ना क्योंकि उन्होंने तो मारा, बी की तो घर में रोना सोना हो रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, तो पीड़ित का मतलब ये है। तो पीड़ित के अंतर्गत कौन आएगा? पीड़ित के अंतर्गत आप सुन लो, जो प्री में क्वेश्चन आता है, पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कृत्य, तो पीड़ित में काम भी, वर्क भी हो सकता है, किसी काम से मर गया हो, लापरवाही के कारण, जैसे मैंने आपको भी डॉक्टर का उदाहरण दिया है, लापरवाही के कारण किसी की पत्नी मर जाती है तो पीड़ित हुआ ना उसका पति, लापरवाही के कारण। कारित हानि, हानि मतलब कोई नुकसान हो गया, कोई किसी का सा जमीन बिक गई हो, घर बिक गया हो, वो भी तो पीड़ित हो गया। हानि या क्षति, कोई बॉडी पे चोट मार दो तुम किसी के, अरे यार बड़ी चोट लग गई, ये भी तो पीड़ित में ही आ गया। इंजरी, पीड़ित हुआ जिसके लिए अभियुक्त को, अभियुक्त मैंने मान लो ए ने बी को मारा तो वो आरोपी तो है। अभियुक्त कौन होता है? आरोपी, व्यक्ति को आरोपित किया गया है, और उस पद में पीड़ित में उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी सम्मिलित है। देखो संरक्षक जो उसकी देखभाल करेगा, दूसरा बात है विधि वारिस जो कानूनी उसका केस लड़ेगा, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो विधि वारिस ये आपको लगाना है, संरक्षक आता है ये भी लगाना है, अभियुक्त के अंतर्गत आरोपी आता है ये भी लगाना है, कृत्य लोप ये भी लगाना है आपको, क्षति इंजरी ये भी आपको लगाना है। तो ये एग्जाम में प्री में क्वेश्चन बन चुके हैं और आ चुके हैं। आपको मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई गलती हुई मिस्टेक कमेंट सेशन में आप मुझे बताएं, मैं उस पर सुधार करूंगा। ऐसी बात ही धीरे धीरे सब हो जाता है। तो अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो सीआरपीसी में एक एक क्लोज करके चल रहे थे। 2 क्लोज मतलब 2 परिभाषा में कुछ क्लोज दिए गए हैं। तो 2 परिभाषा जो है उसके अंदर क्लोज थे, तो 2A 2B 2C 2D करके ऐसे क्लोज थे। अब 2X पे पहुंच गए हम। तो 2X में क्या लिखा है वो ध्यान से समझते हैं। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु आजीवन कारावास से संबंधित है और जो 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो वारंट मामले कौन से होते हैं? जो मृत्यु होंगे, आजीवन कारावास होंगे, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होंगे, वो वारंट मामले होंगे, और जो अपराध से संबंधित होंगे। तो वारंट मामला कौन सा होता है? वारंट मामला वो होता है, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, पहली बात तो एक पॉइंट पकड़ो, पहला तो आएगा मृत्यु से, कोई अपराध क्राइम मर्डर मृत्यु से, दूसरा आएगा आजीवन कारावास से, तीसरा आएगा 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। वो कौन से मामले हैं? वारंट मामले हैं। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, इसमें लिख रहा है 2Y, इनमें लिखा है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं।
किसमें? ये सीआरपीसी की बात कर रहा है कि उन शब्दों के जो शब्द दिए गए हैं और पद जो पद में बताया गया है जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, और परिभाषित नहीं है किसमें? सीआरपीसी में। किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 में परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में, उस संहिता मतलब सीआरपीसी में, चाहे वो कहीं भी परिभाषित ना हो, बिल्कुल भी मतलब उनकी डेफिनेशन क्लियर करके ना दी हो। इन्होंने साफ कह दिया कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं सीआरपीसी में प्रयुक्त हो गए और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 के एक्ट नंबर 45 में परिभाषित है, वहाँ पर तो परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है, मतलब सीआरपीसी में, आईपीसी में नहीं, सीआरपीसी में। तो आपके 2Y तक मैंने 2A से शुरू करा था और 2Y तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, मतलब जो 2 में परिभाषा दी गई है आपकी क्लियर हो गई है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये आपके प्री में सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, आपकी मर्जी है, जैसा आप अपना तरफ से देना चाहते हैं, और मैं आपको आगे से और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।